हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो का फासीवाद यानी कि प्लेटोल फासिज्म। अगर आपने पिछला वीडियो यानी कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य था उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो को समझने के बाद ही आप आज के इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का वीडियो होगा प्लेटो का जो फासिज्म था यानी कि फासीवाद, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो आप इस टेलीग्राम लिंक से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं प्लेटो का फासीवाद क्या था। ठीक है, तो प्लेटो को इतिहास का पहला फासिस्ट कहा जाता है, यानी कि प्लेटो को जो फासीवादी विचारधारा है उसका इतिहास का पहला फासिस्ट कहा जाता है। यानी कि जो लोग फासिज्म विचारधारा को मानते हैं उसको क्या कहते हैं, फासिस्ट। तो प्लेटो को इतिहास का पहला फासिस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसे फासीवाद का अग्रगामी भी कहा जाता है, यानी कि जिसने फासीवाद को आगे चलकर एक आधार प्रदान किया। तो फासीवाद का अग्रगामी किसे कहा जाता है, प्लेटो को कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं फासीवाद से तात्पर्य है। तो पहले प्लेटो का फासीवाद समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फासीवाद होता क्या है। तो उसको मैंने यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स में आपके लिए समझा दिया है कि फासीवाद एक्चुअली में है क्या। तो फासीवाद से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जहाँ शासक की तानाशाही हो और व्यक्ति का कोई स्थान ना हो, यानी कि जहाँ पर जो शासक है वो अपनी मनमानी करता हो, उसके अनुसार सभी शासन व्यवस्था चलती हो और व्यक्ति को उस राज्य में कोई उसका स्थान ना हो। ठीक है, उसकी कोई गरिमा ना हो, यानी कि व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के फासीवादी राज्य में व्यक्ति के अधिकारों के मुकाबले उसके कर्तव्यों पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनसे ज़्यादा उनके कर्तव्यों पर बल दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ना कि व्यक्ति के लिए राज्य को क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी कि कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं और अधिकारों पर कम बल देते हैं, यानी कि अधिकार को नज़रअंदाज करते हैं। इसमें एक दल के विरुद्ध किसी अन्य दल को स्वीकार नहीं किया जाता, यानी कि अगर किसी राज्य में कोई एक दल शासन करता है तो उसके विरुद्ध में, उसके अपोजिशन में कोई दूसरा ग्रुप या दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। तो इसमें मतलब क्या कहा गया है कि एक दल के विरुद्ध किसी अन्य दल को स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि जो एक दल शासन करता आ रहा है वही आगे भी शासन करता रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरा दल वहाँ पर शासन नहीं कर सकता, यानी कि उसके अपोजिशन में कोई आवाज़ नहीं खड़ी कर सकता। मात्र एक ही शासक द्वारा शासन संचालित किया जाता है, जैसे मैंने बताया अभी। शासक ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नॉर्थ कोरिया है ना प्रेजेंट सिनारियो में, तो कहा क्या इन्होंने कि जो शासक होता है फासीवादी राज्य में वो लेजिस्लेचर का काम भी करता है, कानून भी वो खुद ही बनाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी खुद ही करता है, यानी कि कार्यपालक भी खुद है, विधायिका भी खुद है। और यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है या कोई इस तरह का मामला आता है जहाँ पर न्याय की ज़रूरत मिलती है तो उस शासक के कहे अनुसार ही न्याय भी किया जाता है, यानी कि जो शासक को ठीक लगेगा उसके मुताबिक ही न्याय किया जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने बताया नॉर्थ कोरिया प्रेजेंट सिनारियो में आप देख सकते हैं वहाँ पर जो किंग जोंग उन हैं उनका शासन चल रहा है, तो उनके अनुसार ही जो वो बोलते हैं वहाँ पर वैसा ही होता है। ठीक है, तो फासीवाद का आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा फासिस्ट जो होते हैं वो तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं कि प्रत्येक देश में जनसाधारण अज्ञानी, अंधविश्वासी और भावनात्मक होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति को कैसा मानते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनको कोई महत्व नहीं देते और उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं है, यानी कि उनको अज्ञानी समझा जाता है, एक तरह से बुद्धिहीन व्यक्ति समझा जाता है जनसाधारण को। फासीवादी राज्य में फासिस्ट ये तर्क देते हैं।
उनको अंधविश्वासी मान लिया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें भावनात्मक भी कह दिया जाता है कि वे जल्दी ही भावना में मतलब भावना में बह जाते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि उनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होते, ठीक है, तथा उनके अंदर शासन की कला नहीं होती। परिणाम स्वरूप वो राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं होते। इसका मतलब है कि जो जनसाधारण होते हैं उनके अंदर शासन की जो एक कला होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक सक्षमता होनी चाहिए, वो नहीं पाई जाती। यानी कि जो जनसाधारण है वो राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकते, राष्ट्र के शासक नहीं बन सकते। इस तरह से आम जनसाधारण लोगों को दबा दिया जाता है। मात्र कुछ ऐसे ज्ञानी, बुद्धिमानी और आकर्षक व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्र तरक्की और प्रगति कर सकता है। तो जनसाधारण को तो उन्होंने ये कहकर नकार दिया कि इनके पास कोई बुद्धि नहीं होती है, अज्ञानी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, भावनात्मक होते हैं और ये राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकते। लेकिन वहीं कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी होते हैं राज्य में जहाँ पर उनके अंदर वो बुद्धिमत्ता, उसके अलावा ज्ञान, वो सभी चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं जो किसी राष्ट्र के नेतृत्व के लिए आवश्यक हैं। तो वही व्यक्ति जिनके अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं और इस तरह के व्यक्ति ही उस राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। कौन बोलते हैं ऐसा? फासिस्ट। तो फासिस्टों का ये कहना है कि मात्र कुछ ही लोगों के पास ऐसी जो काबिलियत होती है जिसके ज़रिए वो जो राज्य है उसका नेतृत्व कर सकते हैं। बाकी लोगों में इस तरह की विशेषता नहीं पाई जाती। अतः एक ही व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बना दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ ही व्यक्ति या एक दो व्यक्ति को ही राज्य का नेतृत्व करने के लिए दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सर्वशक्तिमान की संज्ञा दी गई है कि वह सब कुछ कर सकता है ना। और राज्य का शासन उसी के इशारे पर चलता है, यानी कि जब एक ही व्यक्ति शासन करेगा तो उसके अनुसार ही जो वो कहेगा वही शासन में होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो जर्मनी में अडोल्फ हिटलर थे या इटली के मुसोलिनी थे, ये भी क्या है, एक तरह के डिक्टेटर हैं, तानाशाही हैं और कौन सी विचारधारा को फॉलो करते थे? फांसीवादी विचारधारा को, है ना। क्योंकि इनका एक जो कैरेक्टर था वो कैरिस्मेटिक कैरेक्टर था, यानी कि आकर्षक करते थे लोगों को, जिसकी वजह से जो ये कहते थे उसी का पालन लोग आसानी से करते थे, ठीक है। क्योंकि लोगों को ऐसा विश्वास था कि ये हमारे राष्ट्र को एक अलग पहचान दिला सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं, उसको बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में तार्किक और दार्शनिक तरीकों से स्वयं ये निष्कर्ष निकाला है। तो अब हम किस बात पर आ गए कि अब हम देखेंगे जो प्लेटो का आदर्श राज्य था और आधुनिक फासीवादी राज्य जो होता है उसके अंदर क्या क्या समानताएं और असमानताएं दिखती हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। लेकिन अब हम बेसिकली फासीवाद को जान लिया कि क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्लेटो का आदर्श राज्य भी फासीवाद कहलाता है, या जो उसके आलोचक हैं जिन्होंने ये कहा है कि प्लेटो का आदर्श राज्य एक फासीवादी राज्य है, तो उनका ये कहना है, ठीक है। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में तार्किक और दार्शनिक तरीकों से स्वयं ये निष्कर्ष निकाला कि दार्शनिक राजा राज्य के सभी व्यक्तियों के ऊपर शासन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वहाँ पर एक फिलोसफर किंग होता है, दार्शनिक राजा, जो कि सभी के ऊपर शासन करता है। तो प्लेटो ने खुद कहा है कि जो दार्शनिक राजा है वे राज्य में सभी लोगों के ऊपर शासन करने के लिए क्या होगा? स्वतंत्र होगा। उसके साथ उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कानून का कोई बंधन नहीं होगा, यानी कि जो शासक चाहेगा, दार्शनिक राजा चाहेगा वे कर सकेगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी कानून का बंधन नहीं होगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो अपने दार्शनिक राजा को निरंकुश बना रहा है। एक आप कह सकते हैं कि एक निरंकुश सत्ता इससे जन्म ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से वो अपने दार्शनिक राजा को बंधनों से, कानून के बंधनों से मुक्त करता है, तो कहीं ना कहीं वो आगे चलकर क्या बन सकता है? एक तरह का निरंकुश तंत्र बन सकता है और तानाशाह का रूप ले सकता है वो दार्शनिक राजा। इसके अलावा वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने, नियम बनाने व दंड देने के लिए स्वतंत्र
होता है। यानी कि जो प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा है वो अपने मुताबिक नियम बना सकता है और लोगों को दंड भी दे सकता है। यानी कि इसके लिए उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो उसका मन करेगा वही कर सकता है। तो इसी आधार पर जो प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा को इतना अधिक सर्वशक्तिमान बना दिया है और उसको पूरी स्वतंत्रता दे दी है, तो तभी जो अन्य विचारक हैं उन्होंने ये कहा है कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वो कहीं ना कहीं एक तरह का फांसीवादी भी राज्य है ना, क्योंकि प्लेटो ने दार्शनिक राजा को असीम शक्ति दे दी है। और उसके अलावा प्लेटो ने यह भी कहा है कि दार्शनिक राजा के अलावा कोई अन्य वर्ग के लोग उस पर शासन भी नहीं कर सकते। यानी कि दार्शनिक राजा को फुल ऑटोनॉमी दे दी गई है, स्वायत्ता मिल गई है कि उसके अलावा कोई शासन भी नहीं कर सकता और जो वो दार्शनिक राजा चाहेगा वही राज्य में भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक निरंकुश तंत्र को स्थापना की तरफ ले जाता है प्लेटो अपने आदर्श राज्य को। ठीक है, तो इस प्रकार प्लेटो ने जाने या अनजाने में, ठीक है, प्लेटो ने जाने अनजाने में आदर्श राज्य के स्थान पर एक सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना कर दी है। हालांकि प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में कहीं पर भी फांसीवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद प्लेटो ने जो तत्कालीन यूनान की स्थिति देखी थी, भ्रष्टाचार से लिप्त राज्य बन चुका था, तो उस आधार पर प्लेटो ने क्या कहा है कि अपने राज्य के स्थान पर एक सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना कर दी है। ठीक है, तो इसीलिए जो बाकी विचारक हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वो कहीं ना कहीं एक फांसीवादी राज्य की तरह प्रतीत होता है। मुसोलिनी द्वारा इसी प्रकार की बातें अपने राज्य के संदर्भ में की गई हैं। यानी कि जो ये सारी बातें दार्शनिक राजा के बारे में बताई गई हैं कि जो शासक होगा वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, उस पर किसी भी कानून का कोई बंधन नहीं होगा। तो कुछ इसी प्रकार की बातें जो मुसोलिनी थे, इटली के जो निरंकुश शासक थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात अपने जो इटली था उसके संदर्भ में कही थी। इसीलिए जो प्लेटो को मुसोलिनी का आध्यात्मिक पूर्वज भी बताया जाता है। यानी कि प्लेटो को क्या कहते हैं कि ये मुसोलिनी का एक पूर्वज है, आध्यात्मिक पूर्वज, यानी कि जिसने मुसोलिनी को ये आइडिया दिया कि वे एक फांसीवादी राज्य की स्थापना कर सके। यानी कि ये कहा जाता है कि मुसोलिनी प्लेटो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तभी उन्होंने प्लेटो के आदर्शवादी राज्य से इस तरह के फांसीवादी राज्य की स्थापना कर डाली। अब देखते हैं जो बेसिकली समानताएं हैं, यानी कि फांसीवादी राज्य में और जो प्लेटो का आदर्शवादी राज्य था उनके दोनों के बीच में क्या समानताएं थी, तो उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली समानता देखते हैं। प्लेटोवादी और फांसीवादी दोनों ही अपने देश को क्या बताते हैं, सुंदर बताते हैं। यानी कि दोनों के ही अनुसार, चाहे वो प्लेटोवादी राज्य हो या फांसीवादी राज्य हो, उनके अनुसार जो उनका स्वयं का राज्य है वह सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसी संदर्भ में एक विचारक है कैटलिन ने क्या कहा है कि प्लेटो नवयुवकों को पाठ पढ़ाता है। प्लेटो जो है मतलब युवाओं को पाठ पढ़ाता है कि उनके देश से सुंदर देश कोई नहीं है। यानी कि कैटलिन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि प्लेटो ने नवयुवकों को, युवाओं को यह एक पाठ पढ़ा दिया है कि जो उनका आदर्श राज्य है वह सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, ये किसका कहना था, कैटलिन का। दूसरी समानता देखते हैं आदर्शवादी राज्य और फांसीवादी राज्य में। प्लेटो और फांसीवादी दोनों ही प्रजातंत्र को निकृष्टतम शासन मानते हैं जिससे सिर्फ अराजकता फैलती है। यानी कि प्लेटो ने और जो फांसीवादी राज्य है वे दोनों ही जो प्रजातंत्र हैं, यानी कि आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जिसमें सभी लोग शासन करते हैं, उसको सबसे वर्ष यानी कि सबसे बेकार शासन बताया है। क्यों? क्योंकि इसमें उनका मानना है कि अराजकता फैल जाती है समाज में। जब सभी लोग शासन करने लगते हैं तो शासन ठीक से नहीं हो पाता, इसके चलते सभी लोगों में वो कैपेबिलिटी भी नहीं होती कि वो उस शासन को संभाल सकें और कर सकें, क्योंकि सभी लोगों में वो गुण नहीं पाए जाते। इसलिए उन्होंने जो प्रजातंत्र है उसकी तुलना किससे कर डाली है, अराजकता से, कि ये एक अराजकता फैलाती है। कौन? प्रजातंत्र की व्यवस्था। इसीलिए उन्होंने एक ही व्यक्ति को सारा शासन दे दिया है। तीसरी समानता देखते हैं। दोनों में ही नागरिकों की स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं है, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक बल है।
इसका मतलब क्या है कि दोनों ही राज्य में, चाहे वो फांसीवादी राज्य हो चाहे वो प्लेटो का आदर्शवादी राज्य हो, दोनों में ही क्या है, उनके अधिकारों को तो बिल्कुल भी नहीं बताया, यानी कि अधिकारों से तो वंचित कर दिया, लेकिन कर्तव्य कि उन्हें राज्य के लिए क्या करना चाहिए ये अच्छे से डिस्कस किया गया है। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं बाधित किया गया है, उनके अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर ज़्यादा बल दिया गया है ना। तो ये फांसीवादी और आदर्शवादी राज्य दोनों में देखने को मिलता है, ये समानता है इन दोनों के बीच। चौथा पॉइंट देखते हैं कि राज्य के हितों के लिए व्यक्ति के हितों को उचित ठहराया गया है। यानी कि यदि राज्य के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि राज्य कहता है कि व्यक्ति की हत्या कर देनी चाहिए या किसी व्यक्ति को अब इस राज्य में रहने की इजाज़त नहीं है, तो वह उस व्यक्ति की हत्या भी कर सकते हैं और उसको राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो राज्य के हित के लिए है। यानी कि राज्य का हित जो है वो सर्वोपरि है, उसके आगे किसी व्यक्ति की हत्या भी कर दी जा सकती है। इसीलिए ये बात कही गई है कि राज्य के हितों के लिए व्यक्ति के हितों की आहुति, यानी कि व्यक्ति के हित को नज़रअंदाज किया जा सकता है जहाँ पर राज्य के हित की बात आ जाती है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, दोनों राज्यों द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था पर बल देते हैं। यानी कि दोनों ही क्या करते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसके द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए, वो राज्य द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि शिक्षा कोई प्राइवेट या निजी व्यक्ति कराएंगे शिक्षा की व्यवस्था, तो वो कहीं ना कहीं राज्य के बारे में कुछ आलोचनाएं कर सकते हैं, जिससे समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक क्रांति पैदा हो सकती है। तो इसीलिए इन दोनों ही राज्यों ने क्या किया है, फांसीवादी और आदर्शवादी राज्यों ने, कि राज्य द्वारा संचालित शिक्षा व्यवस्था है। अब जब राज्य शिक्षा को संचालित करेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो राज्य की बुराई तो करेगा नहीं, राज्य को एक अच्छी संस्था के रूप में प्रदर्शित करेगा। इसीलिए ये जो दोनों राज्य हैं, फांसीवादी और आदर्शवादी, दोनों ने किस पर बल दिया है, दोनों कहते हैं कि शिक्षा जो है वो राज्य द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्स्थ, प्लेटो के समान फासिस्टों ने भी अपने नेता को सबसे बुद्धिमान और सबसे ज्ञानी माना है। यानी कि प्लेटो ने भी जो अपना दार्शनिक राजा था उसको विवेक संपन्न और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कहा था। उसी तरह से जो फांसीवादी राज्य है उसमें भी जो उनका शासक होता है उसको सर्वाधिक बुद्धिमान और विवेक संपन्न व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इन दोनों के मध्य एक समानता है। सातवां और आखिरी पॉइंट देखते हैं समानता के संदर्भ में। तो सातवां पॉइंट है, दोनों ने राज्य को सर्वोपरि माना है। ये तो हमने पहले भी देखा था कि दोनों ही क्या कहते हैं कि जो राज्य है वो सबसे ऊपर है, राज्य के आगे कोई नहीं है। यानी कि राज्य ही सर्वोत्तम संस्था है, उसके लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए यदि जान भी देनी पड़ जाए तो वो आप खुशी खुशी दे सकते हैं। यानी कि राष्ट्रवादी धारणा या राष्ट्रवादी भावना इन राज्यों में बहुत अधिक विद्यमान होती है। अब दोनों के बीच असमानताएं देख लेते हैं। अभी तक हमने समानताएं देखी आदर्श राज्य और फांसीवाद के बीच, अब असमानताएं डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि भाई जो प्लेटो की विचारधारा है वह आदर्शवादी है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि प्लेटो क्या एक आइडियलिस्ट थिंकर है, वो एक आदर्शवादी हैं, यानी कल्पनावादी भी कहते हैं उनको, यूटोपियन, क्योंकि वे एक ऐसी व्यवस्था बताते हैं जो कि व्यवहारिक में पॉसिबल नहीं है, यानी प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो फांसीवादी है वो यथार्थवाद पर आधारित है, यानी कि रियलिज्म पर आधारित है जो फांसीवादी है। क्योंकि आपने देखा हो जाएगा जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वो वास्तव में कहीं पर भी स्थापित हो ही नहीं सका, लेकिन जो फांसीवादी विचारधारा के अनुसार राज्य की स्थापना है वो आपको इटली में देखने को मिली थी, एडोल्फ हिटलर के टाइम, इटली नहीं, जर्मनी में हिटलर के टाइम, और जो इटली था उसमें मुसोलिनी के टाइम देखने को मिली। और प्रेजेंट में आप देखें तो जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं फासिज्म विचारधारा है, जो निरंकुश शासक के हाथों वहाँ पर शासन किया जाता है, तो उसको भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो फांसीवादी राज्य है वो व्यवहारिकता में उपस्थित है। जैसा मैंने अभी बताया, ये 3 एग्जाम्पल दिए ना, जर्मनी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद था, और जो इटली था वो भी उसी टाइम पर एक फासिज्म विचारधारा पर आधारित था, और
वर्तमान में जो आपका नॉर्थ कोरिया है वो भी। लेकिन जो प्लेटो का आदर्शवादी राज्य है वे वास्तविकता में विद्यमान नहीं हो सका है ना, कहीं पर भी उसको देखा नहीं गया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा यूटोपियन था, कल्पनावादी था। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। प्लेटो ने दार्शनिक आधार पर राज्य को राजनीतिक रूप रचना तैयार की है, यानी कि प्लेटो ने दर्शन के आधार पर जो राज्य की राजनीतिक रूप रचना है, यानी कि जो राज्य का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको किस पर बेस किया है, उसको ये दर्शन पर यानी फिलॉसफी पर बेस्ड एक स्ट्रक्चर दिया है अपने आदर्श राज्य को। लेकिन जो फासिज्म होता है, फासीवाद राज्य है, वो क्या करता है, इसका अपोजिट करता है। वो राजनीतिक रूप रचना यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के आधार पर वे राज्य का दर्शन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट। प्लेटो ने राजनीति की अपेक्षा नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया, यानी कि प्लेटो ने राजनीति को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जितना कि उसने अपने नैतिक पक्ष या नहीं यानी कि नैतिकता पर बल दिया है। ठीक है, उसने नीति को राजनीति की दासी बनाया है, यानी कि उसने जो नीति है उसको राजनीति की दासी बना दिया है, यानी कि नीति को ज़्यादा महत्व दिया है, यानी कि जो नैतिक पक्ष है नैतिकता पर ज़्यादा बल देकर राजनीति को कहीं ना कहीं गौण रखा है, उसको छोटा सूक्ष्म रूप दिया है। जबकि जो फासिस्ट हैं उन्होंने नीति को राजनीति की अनुगामिनी बताया है ना। जबकि जो आपका ये फासिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजनीति को ज़्यादा महत्व दिया है एज कम्पेयर टू जो उसका नैतिक पक्ष होता है। ठीक है, तो प्लेटो ने नैतिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया, जबकि जो फासिस्ट है उन्होंने राजनीति पर अत्यधिक बल दिया है। पांचवा पॉइंट देखते हैं। प्लेटो शिक्षा के माध्यम से लोगों की योग्यताओं को पहचान कर उन्हें वर्गों में विभाजित कर देता है, यानी कि प्लेटो क्या करता है, शिक्षा के माध्यम से, जैसा मैंने पिछले वीडियोज में बताया था, आप उनको देख सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से वो लोगों की योग्यताओं को पहचानता है और उस योग्यता को पहचान कर उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देता है। बेसिकली 3 वर्ग में विभाजित करता है, सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। लेकिन जो फासीवादी व्यवस्था है उसमें हमें इस तरह का वर्ग विभाजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। वहीं 6th पॉइंट जो है वो है हमारा, प्लेटो ने साम्राज्यवाद की कल्पना भी नहीं की है, यानी कि प्लेटो अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता, वो साम्राज्यवाद का उसका प्लेटो ने कहीं जिक्र भी नहीं किया कि साम्राज्यवादी व्यवस्था को हमें अपनाना है या उसको अपने आदर्शवादी राज्य को बढ़ाना है। लेकिन जो फासीवाद है वो क्या, उनका प्रमुख उद्देश्य ही साम्राज्यवाद है, यानी कि वो अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे कंट्रीज में चाहते हैं कि वो इसी प्रकार की विचारधारा स्थापित कर दें जिस तरह की वे अपने राज्य में कर रहे हैं। यानी कि जो फासीवादी विचारधारा है वो साम्राज्यवाद को स्थापित करना चाहता है, लेकिन जो प्लेटो ने साम्राज्यवाद के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, तो मुसोलिनी का कहना भी यही था कि जो इटली का या तो विस्तार हो अथवा अंत हो जाए। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि जो मुसोलिनी थे, इटली के निरंकुश शासक थे, वो क्या चाहते थे, साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहते थे। तभी तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इटली का या तो विस्तार हो या तो ये जो इटली है उसकी विचारधारा है वो सभी पूरे देश में, पूरे कंट्रीज़ में, अलग अलग देश में, पूरे विश्व में ये फैल जाए, उसका विस्तार हो जाए, उसके कॉलोनियल स्टेट बन जाए जैसे कि अंग्रेज़ों ने इंडिया को बनाया था। तो उसी प्रकार से ये भी साम्राज्य बनाना चाहते थे अपनी विचारधारा के आधार पर, या तो उसका विस्तार हो अथवा उसका अंत हो जाए। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि वे अत्यधिक साम्राज्यवाद पर बल देते थे। लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट देखते हैं। प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था कर राज्य के 2 वर्गों को संपत्ति और स्त्री का निषेध किया है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो प्लेटो ने अपनी साम्यवादी व्यवस्था की थी उसमें उसने 2 वर्गों को संपत्ति और स्त्री का निषेध किया है ना। जबकि फासीवाद में इस प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था की व्यवस्था का जिक्र नहीं किया गया। फासीवाद में इस तरह की आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी कि आप संपत्ति नहीं रख सकते या आपको शादी नहीं कर सकते, है ना, स्त्री का निषेध किया है। लेकिन जो प्लेटो का आदर्श राज्य था उसमें प्लेटो ने इस साम्यवादी व्यवस्था की थी अपने राज्य के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा क्या क्या समानताएं थी दोनों के मध्य और क्या क्या असमानताएं थी। अब एक बारी कॉन्क्लूड कर लेते हैं, निष्कर्ष देखते हैं कि आखिर क्या हम प्लेटो के इस आदर्श राज्य को फासीवादी राज्य कह सकते हैं।
या नहीं कह सकते। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में देखते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वे तत्कालीन यूनान की स्थिति के मद्देनज़र आवश्यकता अनुसार बनाया गया। यानी कि प्लेटो ने जो उस वक्त यूनान में जो स्थिति देखी थी या जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था थी, भ्रष्टाचार था बहुत ज़्यादा, तो उसके अनुसार प्लेटो ने क्या किया, एक आदर्श राज्य की स्थापना की है। ठीक है, तो प्लेटो पर उस टाइम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था, प्लेटो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने इस तरह के राज्य की व्यवस्था की। ठीक है, तो एक राज्य था, यानी कि प्लेटो का जो ये राज्य था वो तत्कालीन यूनान की स्थिति के मद्देनज़र बनाया गया था। जबकि जो फासीवाद है वो 20वीं शताब्दी की प्रथम विश्व युद्ध के बाद जन्मी एक विचारधारा है। यानी कि बेसिकली 1920 से 1940 के बीच में ये विचारधारा पनपी, फासीवादी विचारधारा, जिसने इटली और जर्मनी में अपने अत्यधिक पैर पसारे। तो 20वीं शताब्दी में अत्यधिक महत्वपूर्ण और काफ़ी विस्तारित और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी ये विचारधारा फासीवादी, है ना। तो युद्ध के बाद ये जन्मी एक विचारधारा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अतः यह कहना कि प्लेटो का आदर्श राज्य फासीवाद का आधार है थोड़ा सा अनुचित प्रतीत होता है। क्यों अनुचित होता है? क्योंकि जो प्लेटो थे उन्होंने अपनी उस समय की तत्कालीन स्थितियों के आधार पर इस तरह के राज्य का निर्माण किया था, आदर्श राज्य का, है ना। उनका कहीं पर भी इस तरह से ये ओपिनियन नहीं था कि वो जो दार्शनिक राजा है वो निरंकुश बन जाए। हालांकि जाने अनजाने में वो जिस तरह की व्यवस्था कर दी उन्होंने, वो एक निरंकुश शासन की तरह प्रतीत होता है। लेकिन वो अगर ये कहें कि हम कि जो आज का फासीवाद है वो पूर्णतः प्लेटो के आदर्शवादी राज्य पर आधारित है, तो कहीं ना कहीं वो गलत प्रतीत होता है ना। हालांकि दोनों राज्यों में हमने देखा कि कई समानताएं भी हैं, जैसे हमने समानताएं देखी दोनों के मध्य, और कई असमानताएं भी हैं। यानी कि फासीवादी राज्य में ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अलग है, क्योंकि कई सारी हमें समानताएं भी देखने को मिली जो कि फासीवादी राज्य में देखने को मिलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने कई असमानताएं भी देखी जो कि प्लेटो का आदर्शवादी राज्य और फासीवादी राज्य में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए ये कहना कि जो फासीवाद है उसका जनक प्लेटो को कहना अनुचित होगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो आज का फासीवादी राज्य है उसका जो जनक है वो प्लेटो है ना। तो ये कहीं ना कहीं गलत प्रतीत होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फासीवादी राज्य और जो प्लेटो का आदर्शवादी राज्य, दोनों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटो ने जो वर्तमान का फासीवादी राज्य है या फासीवादी विचारधारा है उसको आधार प्रदान किया है। हालांकि समानताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन पूर्णतः इसको वो आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि प्लेटो ने ही जो फासीवादी राज्य की स्थापना की है। ठीक है, तो ये वीडियो था आपका पूरा प्लेटो के फासीवादी राज्य के संदर्भ में। तो अब आगे देखते हैं हम कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप घर पर ट्राई कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, आप इसको 200 वर्ड में लिख सकते हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं कि प्लेटो आधुनिक फासीवादी विचारधारा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि प्लेटो जो थे वो आधुनिक फासीवादी विचारधारा के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं है, और अगर हैं तो किस हद तक जिम्मेदार हैं। क्या हम उनको असली फासीवादी राज्य का जनक कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो इसी संदर्भ में आपको 200 वर्ड में ये क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 10 से 12 मिनट में कोशिश कर सकते हैं लिखने की इस आंसर को। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जो टेलीग्राम लिंक मैंने दिया था जो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।